तो आज हम शुरू करेंगे केवीएस। ठीक है, जो केवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटिव उसका प्रैक्टिस सेट, यानी कि जो आप पेडागोजी पढ़ने जा रहे हैं वो पेडागोजी यूथ के प्रैक्टिस सेट से अभी तक जो एनवीएस में और केवीएस में और टीएसएसबी में इन एग्ज़ाम में, यानी कि जो नवोदय विद्यालय का, केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली, ठीक है, दिल्ली विद्यालय, दिल्ली के विद्यालयों के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उन एग्ज़ाम में जो पेडागोजी पूछी जाती है उस पूरी पेडागोजी को यूथ पब्लिकेशन ने एक ही पुस्तक में समेट कर रख दिया है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, तो शुरुआत करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं एनवीएस, केवीएस, टीएसएसबी, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र। ठीक है, जो अध्यावार सॉल्व पेपर हैं उनकी व्याख्या, मतलब क्वेश्चन और प्लस उनके आंसर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर पहला है कि शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि के बारे में देखते हैं। आज टॉपिक सिर्फ बन के बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि आज फर्स्ट डे है। वैसे ये रेगुलर चलेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, क्योंकि आपके व्यूज़ ही हमारी ताकत हैं। अगर आपके व्यूज़ बढ़ते रहेंगे तो हमें भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। अगर आपके व्यूज़ बढ़ेंगे नहीं तो फिर हमें भी मज़ा नहीं आएगा, और अगर व्यूज़ नहीं आए तो फिर यूट्यूब चैनल नहीं चल पाएगा और फिर वीडियो नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सअप के स्टेटस पर लगा लें, जिससे कि सब तक ये चैनल पहुंच जाए। चलो अब शुरू करते हैं। शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, स्तर एवं शिक्षण कार्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक शिक्षक का, इसको जूम कर लेते हैं, एक शिक्षिका अपने छात्रों से राज्य में हाल ही की घटनाओं के बारे में समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्रों को घटनाओं को विभिन्न शासन प्रणालियों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। इस शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य प्रक्रमण का है, मतलब प्रकरण को है। सिंपल सी बात है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों से एक जो राज्य का न्यूज़पेपर होता है ना, उस अखबार को पढ़ने के लिए कहती है, और बाद में जो जो अखबार में जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में पूछती है। तो इस प्रकार उस वो शिक्षक क्या चाह रही है, मतलब क्या चाह रही है, तो वो इस प्रकरण को समझाना चाह रही है। यानी कि अब देखो इसका आंसर देखते हैं। आंसर पहला है, सही है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक शिक्षिका अपने छात्रों से राज्य में हाल ही की घटनाओं के बारे में समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्रों को घटनाओं को विभिन्न शासन प्रणालियों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। इस शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य प्रकरण को समझना है। ऐसी गतिविधियों से विद्यार्थी स्वयं क्रिया करके अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे उनका अधिगम स्थायी हो जाता है और उनमें रचनात्मकता का विकास होता है। ठीक है, ये देखो, जैसे कि जब ऐसा होता है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी न्यूज़ हमें ऐसी होती है कि जो हमारे कान तक पहुंच जाती है। जैसे कि हमें किसी टीचर ने या किसी बड़े भाई ने या किसी ने भी हमको बताया कि आज ऐसी ऐसी घटना हुई थी। ठीक है, तो जब हम वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो हमको हमारा ज्ञान स्थायी हो जाता है कि हाँ, जो हमने सुना था वो उस बात सही थी और अब वो हम भूलेंगे नहीं। वैसे किसी और ने बताया तो हो सकता है हम वो चीज़ भूल जाएं, लेकिन जब हम पढ़ लेंगे, पहले तो हमने सुन लिया है, उसके बाद फिर हमने पढ़ लिया है, तो वो हमारा ज्ञान स्थायी हो गया। इसका मतलब शिक्षक हमको समझाना चाह रही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, उस गलत कथन को छांटना है। अध्यापक में यह भावना निहित होती है कि कोई कुछ ना कुछ सीख ही जाए, सीखता ही है। यानी कि अध्यापक जब अध्यापन कार्य करा रहा होता है तो उसके अंदर ये भावना होती है कि जो हम पढ़ा रहे हैं ना, उससे कोई कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा है ना। दूसरा ऑप्शन है कि अध्यापन की विशेषता होती है कि अध्यापक और अध्येता के मध्य एक विशेष संबंध होता है। बिल्कुल, अध्यापन शिक्षा की एक आवश्यक शर्त तो होती है परंतु पर्याप्त नहीं। बिल्कुल, अध्यापन शिक्षा की एक शर्त है, लेकिन ये अध्यापन कार्य से पर्याप्त नहीं है। अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यता सीखते हैं, ये थोड़ा गलत है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर अगर अध्यापन कार्य आप करा रहे हो, बच्चे को उस अध्यापन कार्य में इंटरेस्ट ही नहीं है, यानी कि रुचि ही नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, यानी कि वो सीख ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये अनिवार्य नहीं है कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को समझ में आ ही जाए। बस अगर आप उसकी रुचि के अनुसार आप पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है उसको चीज़ें समझ में आ जाए। लेकिन अगर विद्यार्थी को,
ठीक है, विद्यार्थी को उस सब्जेक्ट या उस ठीक है उस सब्जेक्ट में अगर रुचि नहीं है, उस टॉपिक पर रुचि नहीं है और आप उसको पढ़ाए जा रहे हो तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आंसर डी सही होगा, यानी कि जो ये तीन इस प्रश्न के हिसाब से गलत है, क्योंकि नहीं पूछा गया तो ये नहीं होगा। अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यता सीखते ही हैं, यह कथन अध्यापन के विषय में सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी अध्यापन में बच्चों की अवस्थाओं, क्षमताओं, योग्यता, रुचि, मनोवृत्ति के अनुरूप न होने के कारण भी नहीं सीख पाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जायस तथा मार्सवेल 1980 की बात बता रहे हैं कि जायस तथा मार्सवेल ने विभिन्न उपलब्धियों अध्यापन प्रतिक्रियाओं को 4 वर्गों में बांटा। निम्न में से कौन सा वर्ग उन इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं कि जायस तथा मार्सवेल 1980 की घटना है ने विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूपों को 4 स्पष्ट वर्गों में बांटा था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उन वर्गों में से एक नहीं है। यानी कि जॉयस और मार्सवेल ने एक अध्यापन प्रतिरूपों को 4 स्पष्ट वर्गों में बांटा था, उन वर्गों में से एक वर्ग इन ऑप्शन में से नहीं है। तो व्यक्तिक वर्ग है, व्यवहार रूपांतरण वर्ग है, सूचना प्रक्रमण वर्ग है, लेकिन उदार अधिगम वर्ग जॉयस और मार्सवेल ने अध्यापन के प्रतिरूपों में 4 स्पष्ट वर्गों में उदार अधिगम वर्ग में नहीं बांटा है। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं, लेकिन ये गलत है, उन वर्गों में से एक नहीं है। तो ये इस प्रश्न का आंसर उदार अधिगम वर्ग है। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ब्रूस तथा और जेएस तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूपों को 4 स्पष्ट वर्गों में बांटा है। अंतः प्रक्रिया वर्ग, सूचना प्रक्रमण वर्ग, व्यक्तिक वर्ग और व्यवहार रूपांतरण वर्ग। ठीक है, कौन कौन से थे? अंतः प्रक्रिया वर्ग, सूचना प्रक्रमण, व्यक्तिक वर्ग, व्यवहार रूपांतरण वर्ग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि यदि कूट निम्न प्रकार दिए गए समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में सही प्रक्रम को पहचानिए। तो सही प्रक्रम पहचानना है तो आप इसको याद रखो, के सी। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं के सी और डबल ए, ठीक है, डबल ए और एस सी, के सी डबल ए एस सी, के सी एस सी, के सी डबल ए एस सी। ठीक है, अब के से नॉलेज, ठीक है, सी से कंप्रिहेंशन, ए से एप्लीकेशन, ठीक है, और इस ए से एनालिसिस, और इस ऐसे, ठीक है, इस ऐसे क्या है, सिंथेसिस, एस बाई एन, और ई से इवैल्यूशन, इवैल्यूशन। ठीक है, के सी डबल ए सी, के सी डबल ए एस सी। ओके, तो नॉलेज कहाँ पे, यानी कि यहाँ पर कहाँ पे, समझ, अनुप्रयोग, ज्ञान। देखो ज्ञान यानी कि ये पहला आ गया। ठीक है, के सी कंप्रिहेंशन यानी कि बोध। ठीक है, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ज्ञानात्मक पक्ष, के सी डबल ए एप्लीकेशन और एनालिसिस। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। कंप्रिहेंशन, देखो अब बोध, अनुप्रयोग, ठीक है, समझ, अंडरस्टैंडिंग, या समझ, समझ को ही बोध बोलते हैं। ठीक है, उसके आता है अनुप्रयोग, डबल ए एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, उसके बाद एनालिसिस, विश्लेषण। ठीक है, उसके बाद आता है कैसे, अब एस, एस पे सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद आता है एवोल्यूशन, नहीं, उसके बाद आता है सिंथेसिस, एनालिसिस संश्लेषण हो गया, उसके बाद सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस है ये 5 नहीं, ये 6 है, और 5 ये है। उसके बाद आता है ज्ञानात्मक।
मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन मूल्यांकन ये है। ठीक है, तो इसका आंसर ये सही होगा। फिर से एक बार देख लो, KCAA और CE, या सी बोल सकते हो या ई, ऐसी आपको बस याद करने के लिए बोलता है KCAAC। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा, निम्नांकित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों में का भाग नहीं है? हार्वर्ड जो स्पेंसर हैं, हार्वर्ड स्पेंसर के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है। नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा संक्षिप्तीकरण, सामान्यीकरण, आकलन तथा मूल्यांकन। तो इसका आकलन तथा मूल्यांकन जो औपचारिक शिक्षण के भाग में नहीं है। अब देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हार्वर्ड ने स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना का निर्माण 5 पदों में किया था। हार्वर्ड पंचपद प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध थे। ये पंचपद यानी कि 5 पद निम्न प्रकार से हैं: प्रस्तावना अथवा तैयारी, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण तथा तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग तथा अभ्यास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ब्लूम के अनुक्रम में, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम के अनुक्रम में कौशल से जुड़ा है संज्ञानात्मक डोमेन, मनोप्रेरणा डोमेन, प्रभावी डोमेन या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी, यानी कि इसके आंसर सभी, उपयुक्त सभी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ब्लूम के अनुक्रम में कौशल, संज्ञानात्मक डोमेन, प्रभावी डोमेन तथा मनोप्रेरणा डोमेन तीनों जुड़े हुए हैं। संज्ञानात्मक डोमेन के किस चरण से नीचे दिया गया प्रश्न संबंधित है? क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोगों की घटनाओं में कमी आती है? तो यह है समावेशन संश्लेषण। ठीक है, इसका आंसर ए, यही सही होगा, समावेशन संश्लेषण। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि उपयुक्त दिया गया प्रश्न समावेशन से संबंधित है। समावेशन में विभिन्न तथ्यों तथा भागों को क्रमबद्ध करके समग्र की रचना करना सम्मिलित होता है। प्रभावी डोमेन में के स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है। प्रभावी डोमेन में के स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया, अंकन, आयोजन या निरूपण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो प्रभावी डोमेन के बारे में देखते हैं कि प्रभावी डोमेन में उपयुक्त में से किसी भी स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान नहीं बनाया गया है। प्रभावी डोमेन के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध भाव, दृष्टिकोण, मूल्यों, संवेगों, मनोवृत्तियों, रुचि आदि से होता है। इसलिए इस डोमेन में संक्षिप्त ज्ञान पर बल नहीं दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सुश्री शैलजा जो कक्षा 5 की अध्यापिका हैं, अपने विद्यार्थियों से शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक व्यवहार संबंधी उच्च अपेक्षाएं रखती है। ठीक है, उसके अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा का प्रवेश स्नेही हो, प्रोत्साहित करने वाले हों तथा बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। अपने विचारों को वह दृढ़ है, अपने विचारों में वह दृढ़ है, परंतु कक्षा संबंधी नियमों का तर्काधार देने से थोड़ा समय लेती है। उसका विश्वास है कि जब विद्यार्थी नियमों का उल्लंघन करें तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु वह सजा देनी चाहिए जो उचित हो, परंतु बच्चे अपमानित अनुभव ना करें। यानी कि जो एक शैलजा है, एक नाम की शिक्षिका है, वो अपने वो कक्षा 5 की शिक्षिका है। वो अपने विद्यार्थियों से ये उम्मीद रखती है कि वो अच्छे से अच्छा काम करें, यानी कि वो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में बहुत अधिक उपलब्धि हासिल करें। ठीक है, इसलिए वो समय समय पर ऐसा परिवेश बनाती है जो स्नेही हो, प्रोत्साहित करने वाला हो, बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। लेकिन कभी कभी ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बच्चे 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 नियम का उल्लंघन करते हैं, यानी कि जो बनाए गए नियम हैं उनका उल्लंघन करते हैं, और उल्लंघन करने पर उन बच्चों को दंडित भी किया जाता है। लेकिन वो दंड जो शैलजा है, वो दंड इस तरह से देती है कि जो बच्चे हैं ना, वो अपमानित या अवमानित महसूस भी ना करें, यानी कि वो उस दंड को बहुत ही सरलता से स्वीकार कर लें। ठीक है, यानी कि वो क्या चाहती है, वो सत्तावादी है, प्रमाणित है, उन्मुक्त है, अहस्तक्षेप है, तो वो उन्मुक्त है। उन्मुक्त वातावरण वाली कक्षा में शिक्षक एक सर्वमान्य बौद्धिक नेता के रूप में शिक्षार्थियों को नेतृत्व प्रदान करता है। उसका शिक्षार्थियों पर कठोर नियंत्रण नहीं होता है, वरन ठीक है, शिक्षार्थियों पर कठोर नियंत्रण नहीं होता, परंतु वह उनकी ज़रूरतों और समस्याओं को समझकर उनका मार्गदर्शन करते हैं और शिक्षण कार्य संपादित करते हैं। यानी कि बात कही गई है कि जो शैलजा है वो उन्मुक्त वातावरण वाली कक्षा एक सर्वमान्य बौद्धिक नेता के रूप में शिक्षार्थियों का
जो बच्चे ना उनका नेतृत्व प्रदान करती है। शिक्षार्थियों जो शैली है वो कठोर नहीं है, लेकिन वह उनकी ज़रूरतों व समस्याओं को समझकर उनका मार्गदर्शन करती है और शिक्षण कार्य संपादित करती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि उद्देश्य की इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। उद्देश्य यह है कि इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? समझ, संश्लेषण, ज्ञान का प्रयोग और मूल्यांकन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर से देखो। इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? समझ से, ज्ञान का प्रयोग से, मूल्यांकन से या मूल्यांकन से। देखते हैं इसका आंसर ए सही है कि इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह ज्ञानात्मक उद्देश्य के बोध या समझ स्तर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? उद्देश्य तात्कालिक तथा प्राप्य होते हैं, उद्देश्य व्यापक तथा सामान्य होते हैं, उद्देश्य विषय वस्तु के चयन के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं, उद्देश्य संभावित उपलब्धि के साध्य बिंदु हैं। तो उद्देश्य व्यापक और सामान्य है, यानी कि उद्देश्य फैले हुए और नॉर्मल हैं। अब देखते हैं इसका किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उद्देश्य तात्कालिक तथा प्राप्य होते हैं, उद्देश्य विषय वस्तु के चयन के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं, उद्देश्य संभावित उपलब्धि के साध्य बिंदु होते हैं। और इसमें पूछा गया था कि उद्देश्य संबंधित नहीं है, तो उद्देश्य व्यापक और सामान्य ये इससे संबंधित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, संशोधित करना, संक्रिय करना, भविष्य कथन करना, तैयार करना, संबंध बताना, दिखाना, हल करना इत्यादि निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित नहीं है? तो ये अनुप्रयोग संबंधित नहीं है, क्योंकि ये सर एक देखो। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, संशोधित करना, संक्रिय करना, भविष्य कथन करना, तैयार करना, संबंध बताना, दिखाना, हल करना इत्यादि अनुप्रयोग वर्ग से संबंधित हैं। अनुप्रयोग उद्देश्य स्तर पर छात्र विभिन्न स्थूल अथवा विशिष्ट परिस्थितियों में अपने ज्ञान व बोध के आधार पर किए गए अमूर्तीकरण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के लिए बाद एक शिक्षक ने 2 प्रश्न दिए। वर्ग की क्या परिभाषा है और एक वर्ग की रचना करो। यानी कक्षा 5 के एक शिक्षक है, उसने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद यानी कि वर्ग के बारे में उसने बताया। ठीक है, और उसके बाद उसने जो वर्ग के बारे में बताने के बाद उसने 2 प्रश्न दिए कि वर्ग क्या है और एक वर्ग की रचना करो। यह बताया कि ये प्रश्न ज्ञानात्मक विकास के स्तर से संबंधित किन उद्देश्यों को मापते हैं। यह हमसे ये पूछा गया है कि ये प्रश्न ज्ञानात्मक विकास के स्तर से संबंधित किन उद्देश्यों को मापते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तो ऑप्शन ए है ज्ञान तथा ज्ञान का प्रयोग, समझ तथा ज्ञान का प्रयोग, समझ तथा संश्लेषण का प्रयोग, या ज्ञान तथा संश्लेषण का प्रयोग। ठीक है, अब देखते हैं। तो इसका आंसर ए होगा कि उपयुक्त प्रश्न ए ज्ञान तथा प्रश्न ज्ञान के प्रयोग से संबंधित है। ज्ञान उद्देश्य की मुख्य विशेषता पुनः स्मरण है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ज्ञान उद्देश्य सीखने वाले व्यक्ति की उन क्रियाओं का वर्णन करता है जो मुख्य रूप से स्मृति से संबंधित होती हैं। अतः ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न पदों, प्रत्ययों, संकेतों, परिभाषाओं, सिद्धांतों, सूत्रों, प्रक्रियाओं, विधियों, संरचनाओं आदि का पुनः स्मरण तथा पहचान करने से संबंधित व्यवहार सम्मिलित होते हैं। वही ज्ञान के प्रयोग संबंधी उद्देश्य का मतलब है कि ज्ञान उद्देश्य के गुणों को व्यवहारिक रूप प्रदान करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। श्रीमती कपूर जो कक्षा 3 के अध्यापिका हैं, इनकी इच्छा है कि बच्चे विद्यालय आने के बाद आनंद का अनुभव करें। इसके लिए उसकी बच्चों से कुछ शैक्षिक तथा आचरण संबंधी अपेक्षाएं भी थीं। वह बच्चों को स्वायत्तता देने के महत्व को समझती है और बच्चों से अन्योन्य क्रिया करते समय
वह एक अच्छी श्रोता बने रहने का प्रयास करती है। वह बच्चों से स्नेह तथा हार्दिकता प्रदर्शित करती है और वह यह भी जानती है कि बच्चे कई बार उसकी आवृत्तियों का लाभ भी उठा लेते हैं। तथापि उसका विश्वास है कि अंतोगत्वा अपने अधिगम और आचरण के प्रति दायित्व की भावना का विकास स्वयं कर लेंगे। बताइए श्रीमती कपूर कक्षा संचालन की किस शैली का अनुसरण कर रही है? प्रामाणिक, उन्मुक्त, सत्तावादी या लोकतांत्रिक? ठीक है, तो वो उन्मुक्त शैली का प्रयोग कर रहे हैं। उन्मुक्त शैली पहले क्वेश्चन में भी आ चुकी है और दूसरे में भी प्रश्न आज, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। उन्मुक्त शैली को आप ध्यान से देखेंगे। उन्मुक्त शैली में शिक्षक एक सामान्य बौद्धिक नेता के रूप में शिक्षार्थियों का नेतृत्व प्रदान करता है। उसका शिक्षार्थियों पर कठोर नियंत्रण नहीं होता, वरन वह उनकी जरूरतों और समस्याओं को समझकर उनका मार्गदर्शन करते हुए शिक्षण का संपादित करती है। यानी कि उन्मुक्त शैली ऐसी है कि एक जो अध्यापक होता है वो वो विद्यार्थियों को खुद करने के लिए तत्पर करती है। यानी कि वो रोका टाकी नहीं करती है। अगर बच्चे अपना काम जिस तरह से कर रहे हैं उनको वह काम करते रहने देती है। बस समय समय पर उनका मार्गदर्शन करती रहती है कि ऐसे काम ऐसा नहीं होता, इसको इस तरह से करो। यानी कि समय समय पर वो मार्गदर्शन का काम करती रहती है और ठीक है, और नेतृत्व प्रदान करती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख रहा है। यह एक सृजनात्मक लघु कथा, एक सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित कर लेता है। अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्यों के किस स्तर को प्राप्त कर लिया है? समझ या बोध स्तर, विश्लेषण स्तर, अनुप्रयोग स्तर या संश्लेषण स्तर? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। कक्षा अध्यापन के पश्चात एक अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, एक सृजनात्मक लघु कथा, एक सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत कर सकता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित कर लेता है। अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्यों के किस स्तर को प्राप्त कर लिया है? समय स्तर, विश्लेषण स्तर, अनुप्रयोग स्तर या संश्लेषण स्तर? अब देखते हैं इसको। तो शिक्षण के परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में होने वाली, देखो क्वेश्चन नंबर डी सही है कि शिक्षण के परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर ही बेंजामिन एम एस ब्लूम ने शिक्षण अधिगम के उद्देश्य को 3 भागों में बांटा: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और मनोचालक उद्देश्य। ठीक है, मनोचालक उद्देश्य में विभाजित किया है। ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य देखते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को अग्रलिखित भागों में विभाजित किया गया है: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, अभी बताया था KCAA। अब आते हैं संश्लेषण पर। संश्लेषण में विभिन्न तत्वों तथा भागों को क्रमबद्ध करके समग्र की रचना करना सम्मिलित होता है। स्पष्ट है कि संश्लेषण में छात्र विभिन्न भागों, अंशों तथा तत्वों के साथ कार्य करके उन्हें इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि कोई ऐसी रचना तैयार हो सके जो पहले उनके सम्मुख प्रस्तुत नहीं की थी या उनकी जानकारी उसे नहीं थी। उपयुक्त उदाहरण में विद्यार्थियों ने शैक्षिक उद्देश्यों के संश्लेषण स्तर को प्राप्त कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्न में से कौन सा व्यापक है? उद्देश्य, लक्ष्य, विशिष्ट उद्देश्य या अनुदेशन उद्देश्य? कौन सा सबसे व्यापक है? उद्देश्य या लक्ष्य या विशिष्ट उद्देश्य या अनुदेशन? ठीक है, तो लक्ष्य सबसे व्यापक है। लक्ष्य सबसे व्यापक होता है जबकि उद्देश्य का क्षेत्र सीमित होता है। लक्ष्य एक सामान्य कथन है जबकि उद्देश्य एक निश्चित कथन है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम, समाज, राष्ट्र उत्तरदायी होता है जबकि उद्देश्य की छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, अतः उनकी प्राप्ति का दायित्व शिक्षक तथा पाठ विशेष की विषय वस्तु पर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सीखने के उद्देश्य के सर्वोच्च पायदान पर है। सीखने के उद्देश्यों के सर्वोच्च पायदान पर है समझ, प्रयोग, मूल्यांकन या विश्लेषण? तो मूल्यांकन सीखने के उद्देश्य का सर्वोच्च पायदान पर है। मूल्यांकन सीखने के उद्देश्य के सर्वोच्च पायदान पर है। सीखने के संज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 स्तर हैं: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। यानी कि फिर से KCAA। ठीक है,
विधियों के मूल्य के निर्धारण से संबंधित निर्णय लेना मूल्यांकन उद्देश्य के अंतर्गत आता है। बीएस ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक या प्रतीकात्मक? तो है प्रतिक्रियात्मक। ठीक है, ये सब किसके देना है? ब्लूम के। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से किससे न्यूनतम संबंध होना चाहिए? रटने से, वाद विवाद से, गृह कार्य से, समस्या समाधान से? न्यूनतम संबंध की बात करी गई, रटने से। एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य का निम्न में से किससे किससे न्यूनतम संबंध होना चाहिए? वाद विवाद से, गृह कार्य से? देखते हैं। सही है, एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में का न्यूनतम संबंध रटने से होना चाहिए। शिक्षण में रटने पर बल देना वर्तमान शिक्षण व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है, बल्कि छात्रों की समझ और चिंतन स्तर का शिक्षण पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है शिक्षण देने की तीव्रता, शिक्षण के प्रति समर्पण, शिक्षण देने की क्षमता रखना, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी सही है। देखते हैं। शिक्षण अभिक्षमता से तात्पर्य शिक्षक की उस रुझान, रुचि या योग्यता से है जो शिक्षण कार्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक व महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण अभिक्षमता शिक्षण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का सही ढंग से पूर्व कथन करने वाली बीजभूत योग्यताओं को इंगित करता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की का विकास करना। व्यक्ति के ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का या बुद्धिमत्ता का? तो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। देखो, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। प्रमुख शिक्षा शास्त्री टीपी नन, एक शिक्षा शास्त्री हैं टीपी नन, ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करता है, जिससे कि व्यक्ति अपनी पूरी योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योगदान दे सके। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं कि विद्यार्थी उसके साथियों के साथ बर्ताव में आक्रमणशील है और यह स्कूल के नियमों के अनुरूप नहीं होता है। इस विद्यार्थी को इस मद की जरूरत है। उच्चतम प्रणाली की सोच निपुणता, संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोविज्ञान प्रेरक या भावनात्मक क्षेत्र? तो उस पर्सन को भावनात्मक क्षेत्र ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो अपने विद्यार्थियों से सही से बात नहीं करता है और स्कूल के जो नियम कानून है उनको भी तोड़ता है। अब आते हैं आंसर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक विद्यार्थी उसके साथियों के साथ बर्ताव में आक्रमणशील है और यह स्कूल के नियमों के अनुरूप नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि इस विद्यार्थी को संवेगात्मक या भावनात्मक क्षेत्र में मदद की जरूरत है। व्यक्ति के व्यवहार का संबंध संवेगों से होता है। शिक्षा का संबंध व्यवहार का परिशोधन करने से होता है। शिक्षक के द्वारा अवांछित संवेगों को नियंत्रित करने तथा वांछित संवेगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं के समूह में पूर्ण वर्ग संख्या पर गोला करने को कहती है। पूर्ण वर्ग संख्याओं पर गोला करने को कहती है। इस क्रिया का द्वारा प्राप्त उद्देश्य है ज्ञानात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक या अवबोधात्मक? फिर से देखते हैं। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं के समूह में पूर्ण वर्ग संख्याओं पर गोला करने को कहती है। इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य है ज्ञानात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक या अवबोधात्मक? तो इसका पूर्ण उद्देश्य होगा, इसका डी आंसर सही है। यदि एक अध्यापिका विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं के समूह में पूर्ण वर्ग संख्याओं पर गोला करने को कहती है, तो इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य अवबोधात्मक स्तर का होगा, क्योंकि दी गई संख्या में से पूर्ण वर्ग संख्या पर गोला करना है, अर्थात अन्य संख्याओं से अलग या वर्गीकृत करना है, अंतर करना है, परिवर्तित करना है, अनुमान लगाना, पुनर्लेख करना आदि अवबोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौशलात्मक उद्देश्य यानी कि स्किल ऑब्जेक्टिव के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। स्किल यानी कौशल की बात करिए, गणना कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, गणितीय आकृतियाँ बना सकते हैं या समस्या समाधान कर सकते हैं। तो गणितीय आकृतियाँ बना सकना कौशल उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। निजी क्षेत्र उद्योग के दो उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न उद्देश्य पर आधारित है। निजी क्षेत्र की बात की गई है तो ज्ञान, कौशल, अवबोध या ज्ञानोपयोग? तो अवबोध। निजी क्षेत्र का दो उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न अवबोधात्मक उद्देश्य पर आधारित है। अवबोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत अंतर करना, उदाहरण प्रस्तुत करना, उदाहरण देना, समानता लागू करना, अनुवाद करना, वर्गों में बांटना, विवरण करना, स्पष्ट करना आदि कौशल प्राप्त किए जाते हैं। कोई प्रशिक्षार्थी शिक्षक एक अनुदेशात्मक उद्देश्य यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी खरीफ और रबी की फसलों में अंतर कर सकें। तो वो
वह उद्देश्य जिस क्षेत्र में आता है वह है संज्ञानात्मक। ठीक है। यदि कोई शिक्षक एक अनुदेशात्मक उद्देश्य को इस प्रकार लिखते हैं कि विद्यार्थी खरीफ और रबी की फसलों में अंतर कर सकें, तो इसका तात्पर्य है कि वह संज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्य लिख रही है। संज्ञानात्मक उद्देश्य के बोध स्तर पर विद्यार्थी परिवर्तित कर सकेंगे, बचाव कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे, अनुमान लगा सकेंगे, वर्णन कर सकेंगे, सामान्यीकरण कर सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे, अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता लगा लेता है तो वह ज्ञानात्मक, अभिभावात्मक, मनोक्रियात्मक या कौशलात्मक, तो वह ज्ञानात्मक। देखते हैं 27 का ए। यदि सही है, यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता लगा लेता है तो बालक द्वारा प्राप्त उद्देश्य ज्ञानात्मक होगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य के मूल्यांकन स्तर पर विद्यार्थी मूल्यांकन करता है, तुलना करता है, निष्कर्ष निकालता है, विषमता पहचानता है, आलोचना करता है, वर्णन करता है, भेद करता है, आकलन करता है, वर्णन करता है, व्याख्या करता है, औचित्य सिद्ध करता है, संबंध बनाता है, सारांशीकृत करता है, समर्थन करता है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं में से पूर्ण घन संख्याएं छांटने को कहता है। इस क्रिया के द्वारा प्राप्त उद्देश्य है अनुप्रयोगात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक या ज्ञानात्मक। तो अवबोधात्मक अभी पहले बता चुके हैं कि यदि एक अध्यापक विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं में से पूर्ण घन संख्या छांटने को कहता है तो इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य अवबोधात्मक स्तर का होगा। अवबोधात्मक स्तर के उद्देश्य में अंतर करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना, स्पष्ट करना, विवरण देना, सही मिलान करना आदि कौशल प्राप्त किए जाते हैं। यदि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं और तो उस बालक द्वारा त्रिभुज की तीसरी भुजा की गणना कर सकता है। उपयुक्त प्रदर्शित व्यवहारगत परिवर्तन संबंधित है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य या दृष्टिकोणात्मक, तो अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, क्योंकि वो अब प्रयोग कर सकता है। यदि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं तो बालक उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की गणना कर सकता है। उपयुक्त प्रदर्शित व्यवहारगत परिवर्तन अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य से संबंधित है। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य के अंतर्गत अनुप्रयोग करना, बदलाव करना, गणना करना, निर्माण करना, प्रदर्शित करना, खोज करना, हेरफेर करना, रूपांतरण करना, भविष्यवाणी या तैयार करना, उत्पादित करना, संबंध स्थापित करना, दिखाना या हल करना जैसे कौशलों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। अवबोधात्मक उद्देश्य, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, वर्गीकृत कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। तो अवबोधात्मक स्तर के विशिष्टीकरण का उदाहरण है पहचान कर सकते हैं, नहीं, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सभी सही है। एक शिक्षक प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग से संबंधित है, प्रशिक्षणार्थी एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? कौशल, संश्लेषण, बोधन या विश्लेषण? तो बोधन क्षेत्र में आता है। यदि कोई शिक्षक प्रशिक्षार्थी का अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ का वर्णन कर पाएंगे, इस प्रकार का उद्देश्य बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत उद्धरण देना, कार्य प्रभाव करना, संबंध पता लगाना, सही स्थिति बताना, स्वयं के शब्दों में अर्थ बताना, स्पष्ट करना, विवरण देना, वर्गों में बांटना, अनुवाद करना आदि कौशल शामिल हैं। प्रदत्त शिक्षण उद्देश्यों या प्राप्त उद्देश्य यानी टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन एम्स ऑब्जेक्टिव का वर्गीकरण किया गया था एम.एस. ब्लूम ने, क्योंकि उन्होंने दी थी ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है। अब आते हैं वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। उचित पर्यावरण, छात्रों में जिज्ञासा वृत्ति, पारंगत शिक्षक या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी, ये तीनों ही आते हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं। तालीम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है। तालीम का ज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एन.एल. गेज ने, शिवकरम मित्रा ने, बी.एफ. स्किनर ने, मैकडोनाल्ड ने। तो एन.एल. गेज ने। देखते हैं इसका आंसर सही है। तालीम का ज्ञानात्मक सिद्धांत एन.एल. गेज द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह सिद्धांत अध्यापकों से अपेक्षा करता है कि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक योग्यताएं एवं क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग करने हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को संज्ञानात्मक अधिगम के प्रक्रियाकरण और तथा सोचे समझने तथा समाधान की स्वतंत्रता आदि से अनुप्रेरित करने का प्रयत्न करेंगे। निम्न में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है? असमानता स्तर, याददाश्त स्तर, चिंतन स्तर, समझ स्तर। तो असमानता स्तर तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है। सत्ताधारी स्तर पर तालीम है अध्यापक केंद्रित, शिशु केंद्रित, हेडमास्टर केंद्रित या अनुभव।
तो अध्यापक केंद्रित। अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। बिल्कुल सही। ठीक है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण, उचित काम में प्रयोग। वैसे सही तो है, लेकिन सर्वप्रथम परिणाम विद्यार्थियों के व्यवहार को का इच्छित दिशा में बदलाव है। प्रभावी शिक्षण के मानक है संयुक्त उत्पादक गतिविधि, भाषा का विकास एवं प्रासंगिक या चुनौतीपूर्ण गतिविधियां तथा निर्देशात्मक वार्तालाप। प्रभावी शिक्षण के मानक हैं संयुक्त उत्पादक गतिविधि, भाषा का विकास एवं प्रासंगिक चुनौतीपूर्ण गतिविधि तथा निर्देशात्मक वार्तालाप। तो इनमें से तीनों गलत है। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सही है। व्यक्तिगत उत्पादक गतिविधि अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, चुनौतीपूर्ण गतिविधि एवं संज्ञानात्मक वार्तालाप, स्थानीय परिवेश के अनुसार अनुकूलन और विद्यार्थियों के की सांस्कृतिक पारिवारिक परिस्थितियों का ज्ञान अतः विकल्पों में से कोई भी प्रभावी शिक्षण का मानक नहीं है। व्यवहार का क्रियात्मक पहलू आता है अधिगम के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्गत, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत, अधिगम के प्रभावशील क्षेत्र के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्रियात्मक पहलू में कोई भी नहीं आता। व्यवहार का क्रियात्मक पहलू मनोचालक क्षेत्र यानी कि साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आता है। मनोचालन क्षेत्र के संबंध मांसपेशियों के विकास तथा प्रयोग एवं शारीरिक क्रियाओं के समन्वय की योग्यता से है। मनोचालन क्षेत्र संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने 1966 में किया था। सिम्पसन ने अपनी पुस्तक द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स साइकोमोटर डोमेन में लिखा है कि मनोचालक क्षेत्र में उन उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है जो शारीरिक तथा क्रियात्मक या गामक कौशल से सम्मिलित हैं। ठीक है, तो आज यही एक टॉपिक आप अच्छे से देखिएगा। देखो, क्वेश्चन बहुत टफ है। ठीक है, पहली बार में आएगा नहीं, क्योंकि इसकी हिंदी इतनी हार्ड है कि आप चक्कर में पड़ जाओगे। लेकिन अगर पढ़ोगे नहीं तो एग्ज़ाम में पास कैसे होगे। तो समझने की कोशिश करना, आ जाएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जब आप एक्सप्लेनेशन के द्वारा दिया गया है। आपको पहली बार आएगा नहीं, लेकिन आप 2-3 बार जब देखोगे तो आ जाएगा। इसको सब्सक्राइब करना और बिल्कुल भी मत भूलिए, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। व्हाट्सअप के इसका लिंक व्हाट्सअप के स्टेटस पर लगा लेना, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि लोग पसंद कर रहे हैं।